स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडीपुर में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मुद्रा और शाख। देखते हैं इसमें क्या है। हम क्या पढ़ेंगे पहले ये जानेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, फिर मुद्रा के बारे में जानेंगे, फिर मुद्रा के आधुनिक रूप है उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है इस पर चर्चा करेंगे, फिर जानेंगे हम चेक क्या होता है, फिर ऋण के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऋण की शर्तें, ऋण के स्रोत, समर्थक ऋणाधार क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, इसमें क्या बताया गया है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वहीं दूसरा व्यक्ति वस्तु को खरीदने की भी इच्छा रखता है। इसी प्रक्रिया को ही आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि जब एक व्यक्ति कोई वस्तु बेचने की इच्छा रखता है तो वहीं दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति वही वस्तु खरीदने की भी इच्छा रखता है। उसी प्रक्रिया को आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। मुद्रा के बारे में जानते हैं। क्या है मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, मतलब लेन देन को आसान बनाती है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। आगे चलते हैं। कागजी मुद्रा जिसे कहते हैं, क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। कागजी मुद्रा से अभिप्राय कागज के उपयोग से बने विभिन्न प्रकार के अंकित मूल्य के नोट से, मतलब ऐसे नोट जो कागज के बने हैं और उन कागज के नोटों पर मूल्य अंकित कर दिया जाए, उसे कागजी मुद्रा कहते हैं। अब देखते हैं धात्विक मुद्रा। इसमें क्या है देखते, सोना, चांदी, तांबा, निकल आदि से बनी अर्थात किसी धातु से बनी मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहते हैं। कागज से बनी किसी मुद्रा को कागजी मुद्रा कहेंगे जिसपे मूल्य अंकित हो नोट पे। और धात्विक मुद्रा कौन सी होती है, सोना, चांदी या मतलब किसी भी धातु से बनी मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप दो हैं, एक होगी करेंसी, एक होगी बैंकों में निक्षेप। आगे चलते हैं। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इसलिए स्वीकार किया जाता है। मैंने पहले बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, उसमें बताया था कि मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है। उसका आंसर है यहाँ पे कि मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि इसे किसी देश की सरकार प्राधिकृत करती है, मतलब जारी करती है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था ऐसे ही छोटी मोटी या कोई भी संस्था गैर कानूनी वो नोट जारी नहीं कर सकती है, वो अपराध माना जाएगा। सिर्फ नोट जारी इंडिया में कौन करेगा, आरबीआई विनिमय के माध्यम से रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, मतलब नोट भी जारी करता है और वो वैधता प्रदान करता है, जिससे भारत में सौदों में अदायगी के लिए माना जाता है। इसमें बताया गया कि लेन देन कर सकते हैं, आरबीआई नोट जारी करता है, हमारे उसी के पास अधिकार है। अब हम देखेंगे चेक क्या होता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देते हैं। इसमें ये बताया गया कि जब एक व्यक्ति उसकी बैंक का जो खाता है उसमें एक चेक बुक मिलती है, उस चेक बुक को अगर वो फिल करके किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, पैसे उस पर डाल दिए और उसको दे दे कि हाँ ये लो मैंने भुगतान कर दिया, तो उसी प्रक्रिया को चेक कहते हैं। ऋण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोई व्यक्ति या कंपनियां बैंकों से, जो व्यक्ति या कंपनी बैंक या कहीं दूसरी वित्तीय संस्थाओं से उधार लेती है। ऋण एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी रकम है जो कई व्यक्ति कई कंपनियों से या बैंकों से वित्तीय संस्थाओं से उधार लेते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, जिसे उसे एक निश्चित समय में इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। सिर्फ इनकम ले ली, उस पर इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो ऋण नहीं कहलाएगा। इसमें क्या है, हमने या वित्तीय संस्था से ले लिया, औपचारिक रूप से किसी से लिया है या अनौपचारिक रूप से लिया है ऋण, अगर हम उस पर इंटरेस्ट देंगे तभी वो
ब्याज कहलाएगा, अदरवाइज वो ब्याज नहीं कहलाएगा, इंटरेस्ट नहीं देंगे तो, और निश्चित समय में। आगे चलते हैं। ऋण की शर्तें, ब्याज दर, समर्थक, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके को ऋण की शर्तें कहा जाता है। इसमें बताया कि ऋण की शर्तें क्या होती है। एक तो सपोर्टर होना चाहिए आपके पास, ऋण लेना है तो आवश्यक कागजात जो भी उनके मांगते हैं वो कागजात बैंक वाले वो होने चाहिए। भुगतान का तरीका उन्हें बताते हैं वो अपना किस तरह से भुगतान करना वो होना चाहिए। ब्याज दर, इस ब्याज दर पे आपको मिलेगा ऋण, तो वो पहले ही बताते हैं, उसी को कहते हैं ऋण की शर्तें। अब देखते हैं ऋण के स्रोत। ऋण के स्रोत क्या है, ऋण के स्रोत देखते हैं। ऋण के स्रोत, बैंक, सरकारी समितियां ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत कौन से हैं? बैंक हो गई, सरकारी समितियां हो गई, ये हो गए ऋण के औपचारिक स्रोत। अब अनौपचारिक स्रोत कौन से हैं ऋण के? साहूकार हो गया, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए। औपचारिक स्रोत में देखो, बैंकों से हम लोन लेते हैं तो थोड़ा में क्या होता है, सस्ती दर पे मिल जाता है, और सहकारी समितियों से भी यही है। जबकि हम किसी साहूकार के पास जाते हैं, एक तो वो ब्याज की दर ज़्यादा रखेगा, और किसी रिश्तेदार वगैरह से लेंगे तो उनका भी वही हाल है। अनौपचारिक में साहूकार से अगर हमने लोन ले लिया, ऋण ले लिया, तो क्या होगा, हम ऋण जाल में फंस जाएंगे। साहूकार ऐसे होते हैं, ब्याज के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज भी लगा देते हैं कई बार, तो ऋण जाल में फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है। क्या होता है, ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ऋण जाल में फंस जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, समर्थक ऋणाधार के उदाहरण। समर्थक ऋणाधार के उदाहरण, अब इसको समझो, इसमें क्या है। ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और वह उस संपत्ति के लिए उस संपत्ति का उपयोग उधारता को गारंटी प्रदान करने के लिए करता है, उसे हम समर्थक ऋणाधार कहते हैं। समर्थक ऋणाधार का मतलब ये होता है कि जब हम ऋण लेने जाते हैं तो एक तो सपोर्टर हमें चाहिए होता है, एक होता है कि हम किस बेस पे लोन लेंगे। जैसे हमें बैंक से 10,000 रुपये चाहिए, तो हम कुछ ना कुछ उसके पास संपत्ति अपनी रख के आएंगे, उसी को कहते हैं समर्थक ऋणाधार। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, आवश्यकता को दोहरा संयोग पढ़ गया, जिसमें बताया गया है कि पहला व्यक्ति कुछ बेचने की इच्छा रखता है तो दूसरे व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं दोहरा संयोग। मुद्रा के बारे में जान लिया, मुद्रा के आधुनिक रूप जो 2 थे वो बता दिए मैंने। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार क्यों किया जाता है बता दिया। चेक क्या होता है ये भी बताया। ऋण के बारे में बताया, ऋण क्या है, कैसे क्या, और ये देखो ऋण की शर्तें बताई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, क्या चीज़ें हैं। ऋण के स्रोत औपचारिक बताया था, अनौपचारिक। औपचारिक में आपको थोड़ी कम ब्याज दर पे मिल जाएगा ऋण, अनौपचारिक में ब्याज दर ज़्यादा होती है, ऋण जाल में फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। समर्थक ऋणाधार वो होता है जिसमें आप किसी बेस पे, जैसे बैंक से मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो मुझे कुछ ना कुछ 10,000 रुपये लेने के लिए कुछ ना कुछ उन्हें संपत्ति देनी पड़ेगी, कागजात देने पड़ेंगे कुछ, उसी को कहते हैं समर्थक ऋणाधार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।